हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मुझे अब अपने घर जाना है। अरे रेखा जी, आपको किसने कह दिया कि हम अपना मकान बेचने वाले हैं? हम अपने बेटे के घर जरूर जा रहे हैं, पर मकान नहीं बेचेंगे। सुमित्रा जी गुस्से में बोली तो रेखा जी ने कहा, अरे नहीं बहन, थोड़ी उड़ती उड़ती बातें सुनाई दी थी कान में, तो सोचा चलो मिल भी लूं और पूछ भी लूं। फिर सुमित्रा जी ने कहा, नहीं नहीं रेखा जी, इस घर में पूरी जिंदगी बिता दी, अपने मेहनत की कमाई से जिसे बनवाया उसको अपने जीते जी नहीं बेचूंगी। निखिल के पापा भी यही चाहते हैं। बनारस शहर में मकान कुछ ही लोगों का होता है और हमारे कई रिश्तेदार भी यही है। यह सब बातें सुन थोड़ी देर में रेखा जी चाय पीकर चली गई। रात में दोनों त्रिभुवन जी और सुमित्रा जी सोने के लिए बिस्तर पर लेट गए। त्रिभुवन जी लगातार करवट बदल रहे थे। सुमित्रा जी बोली, नींद नहीं आ रही क्या? हाँ, अब बेटे ने आकर अपने पास रहने को कह दिया। हम अपना घर छोड़कर रह पाएंगे क्या सुमित्रा? हम लोग क्यों बीमार रहने लगे? देखो सुमित्रा, मैं अपनी दवा कराकर ठीक होते ही अपने घर आ जाऊंगा। दुखी मन से त्रिभुवन जी बोले तो सुमित्रा जी ने कहा, अरे त्रिभुवन जी, आप इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? बेटे ने इतने प्यार से टिकट भेजकर बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ना। फिर त्रिभुवन जी भारी मन से बोले, यही तो, तभी तो मैं भी मना नहीं कर पाया। कल का टिकट है, अपने सारे जरूरी सामान रख ली ना? तो सुमित्रा जी ने कहा, हाँ रख लिया, और अपने लड्डू गोपाल जी भी। शादी के बाद से मैं अभी तक उनकी सेवा कर रही थी, इसलिए इनको भी अपने साथ रख लिया। इन्होंने ही मेरी जिंदगी इतने आराम से बिना कोई विपदा के चलाया है। अगले दिन की ट्रेन पकड़कर सुमित्रा जी और त्रिभुवन जी अब न जाने कब तक के लिए अपने घर को छोड़ बेटे के घर दिल्ली रहने चले गए। निखिल ने दिल्ली शहर में एक 3 कमरे का फ्लैट ले रखा था। उसमें निखिल, नेहा व उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे रहते थे, रूही और सोनू। जब दोनों छोटे थे तो साथ रहते थे, पर अब गेस्ट रूम खाली रहने से दोनों ने एक एक कमरे ले लिए थे। नेहा ने 10 साल की रूही को बोला, मैंने तुम्हारा सामान अभी भैया के कमरे में शिफ्ट कर दिया है और अब तुम हमारे कमरे में आकर रहना। ये सुन रूही ने कहा, पर मम्मा, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं कई महीने से अलग कमरे में रह रही थी। कोई बात नहीं बेटा, अब आपके दादा दादी रहेंगे वहाँ। नेहा बोली तो रूही ने कहा, ठीक है मम्मा, मैं आपके कमरे में आ जाऊंगी। रूही अब अपनी माँ नेहा के साथ रहना शुरू कर दी। निखिल और नेहा दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। वह सुबह निकल जाते और शाम तक वापस आते। घर में काम वालों की कमी नहीं थी। सफाई, बर्तन, खाने के लिए नेहा ने काम वाली बाई लगा रखी थी। बेटा बहू के ऑफिस जाने से और बच्चों के स्कूल चले जाने से त्रिभुवन जी और सुमित्रा जी को शुरू में तो ठीक लगा, पर कुछ दिनों बाद उन्हें अपने पड़ोसियों, घर तथा शहर की बहुत याद आने लगी। बड़े शहरों में लोग ज्यादा बिजी होने से आसपास के लोगों से मिलने नहीं आते। यहाँ यही लाइफ स्टाइल है, अकेले रहना। बहुत ही खालीपन लगता था दोनों को। बेटे निखिल को कुछ दिनों में उनकी मायूसी का अंदाजा हुआ। उसने बोला, आपकी उम्र के लोग नीचे सोसाइटी में सुबह टहलते हैं, आप लोग भी चले जाया करिए। अगले दिन से दोनों लोग वॉक पर जाने लगे। धीरे धीरे उनके दोस्त बनने लगे तथा उनका मन लगने लगा। एक दिन त्रिभुवन जी अपने कुछ दोस्तों को लेकर घर आ गए। निखिल घर से ही ऑफिस का काम कर रहा था। उसने देखा कई लोगों को पापा लेकर आ गए घर में और सब बहुत ही शोरगुल कर रहे थे, जिससे उसको ऑफिस के काम में तथा बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जो चल रही थी उसमें दिक्कत होने लगी। उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। 2-4 बार ऐसे और होते ही उसने पापा से बोल दिया, पापा, आप इन लोगों से नीचे ही मिल लिया करें, ऊपर लाने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ कोई किसी को अपने घर नहीं बुलाता। तो त्रिभुवन जी ने कहा,
पर बेटा अब ऐसे ही तो हमारा समय बीतेगा। जब हम उन्हें बुलाएंगे तभी तो वह हमें बुलाएंगे। नहीं पापा, यह सब छोटे शहर में ही होता है। बड़े शहरों में लोग अपने काम से काम रखते हैं। वैसे भी बनारस में आसपास सारे अपने रिश्तेदार होने से वह अक्सर आकर मिल लिया करते थे। आपको लोगों से जितना मिलना है आप नीचे ही मिले या फोन पर बात कर लिया करिए। निखिल इस तरह से उखड़कर बोला तो त्रिभुवन जी और सुमित्रा जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उस रात वह दोनों ठीक से सो नहीं पाए। उन्हें लग रहा था कि कहीं उन्होंने यहाँ रहने का सोच के कुछ गलत तो नहीं किया। उनका मन किया कि जल्द अपने घर चले जाएं, पर सोचा कि अगर कहेंगे तो बेटे को बुरा लगेगा। सुमित्रा जी का भी मन अब कम लगने लगा था। ना करने को कोई काम था, ना किसी से मिलना जुलना। बस फोन पर ही अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से बातों में लगी रहती। एक दिन फोन पर बात कर रही थी कि उनकी बहू नेहा ने सुन लिया। बाद में उसने भी टोकते हुए कहा, मेरे घर की बात आप किसी को भी ना बताया करें। अब तो सुमित्रा जी और भी मायूस हो गई। बहुत बंधापन व अनजानापन लगने लगा था उस घर में। ऐसा लगा कि खूब सुख सुविधा तो है, पर उनकी इच्छाओं पर किसी ने लगाम लगा दिया हो। तभी एक दिन लैंडलाइन पर बनारस से जहां उनका घर था वहां से फोन आया। सौभाग्य से निखिल के व्यस्त होने से त्रिभुवन जी ने फोन उठा लिया। फोन करने वाले ने बताया कि मैं प्रॉपर्टी डीलर बोल रहा हूँ। आपके मकान के बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं निखिल जी। मैं त्रिभुवन बोल रहा हूँ, निखिल के पापा ने बोला। तो प्रॉपर्टी डीलर बोला, मुझे निखिल जी से बात करनी है। फिर त्रिभुवन जी बोले, कौन से मकान की बात कर रहे हो? अरे जो बनारस में है। निखिल जी ने बोला था कस्टमर ढूंढने के लिए। बहुत ही मोटी पार्टी मिली है। सुनते ही त्रिभुवन जी को मानो काटो तो खून नहीं। उनकी जान बसती थी उस मकान में। उन्होंने तुरंत गुस्से से तेज आवाज में बोला, नहीं, हमें कोई मकान नहीं बेचना, कहकर फोन काट दिया। उनकी तेज आवाज से निखिल और सुमित्रा जी दौड़ते हुए आए। क्या हुआ पापा? निखिल ने पूछा। त्रिभुवन जी की सांस फूलने लगी थी। वह वहीं निढाल होकर सोफे पर बैठ गए। बताइए, किसका फोन था पापा? निखिल भी घबराहट में प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहा था। सुमित्रा जी दौड़ के पानी लेने गई। पानी पीने के बाद त्रिभुवन जी ने अपने को संभाला। निखिल ने पूछा, पापा कैसी तबीयत है अब? त्रिभुवन जी थोड़ी देर बाद गहरी सांस लेते हुए बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा किसका फोन था? निखिल ने फिर पूछा तो त्रिभुवन जी बोले, प्रॉपर्टी डीलर का। मकान बेचने को तुमने बोला है? मैं अपने जीते जी उस मकान को नहीं बेच सकता। मुझे अब अपने घर जाना है। बेटा हमारा टिकट करवा दो। तभी सुमित्रा जी भी बोली, हाँ बेटा, कई महीने हो गए, कुछ दिन वहाँ पर भी रहा है। तेरे पापा की तबीयत भी दवा से बहुत बेहतर हो गई है। अब हमें जाने दे। फिर निखिल बोला, आप लोग यहीं रहिए ना। नहीं बेटा, फिर आएंगे, अभी हमें जाना है, कह त्रिभुवन जी और सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे पापा मम्मी, आप लोग इतने मायूस मत होइए। मैं आज ही आपका टिकट करा देता हूँ। मुझे लगा अब हम लोग साथ ही रहेंगे तो वह मकान बेच दूँ। निखिल अपनी बात की सफाई देते हुए बोला तो त्रिभुवन जी फिर गुस्से से बोले, मुझसे पूछे बिना। पापा के इस भाव को देखकर निखिल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बोला, माफ कर दीजिएगा पापा, मुझसे गलती हो गई। तो त्रिभुवन जी बोले, वह मेरी और तेरी माँ की खून पसीने की कमाई का बना हमारा एक खूबसूरत सपना है। उसे तुम हमारे मरने के बाद ही बेचना, अभी नहीं। निखिल आंखों में आंसू लेकर गिड़गिड़ाते हुए पापा के पैरों पर आ गया और फिर बोला, माफ कर दीजिए पापा, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। फिर त्रिभुवन जी ने कहा, ठीक है बेटा, पर अभी तो हमें जाना है। हमें अपने घर की याद आ रही है। निखिल ने अगले हफ्ते का उनका बनारस जाने का टिकट करा दिया। अपने घर जाने के एहसास से त्रिभुवन जी और सुमित्रा जी आज बहुत ही खुश थे। वे दोनों फिर से वही अपनी आज़ादी, अपनी छोटी दुनिया
वो अपनी कर्मस्थली से जो मिलने वाले थे। चाहे कितने भी ऐशो आराम मिल जाए, पर व्यक्ति तभी सुकून पाता है जब उसे बंदिशों की बेड़ियों से स्वतंत्रता मिलती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।